नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का प्रकाश क्लासेस में। साथियों, आज जो है सेकंड ग्रेड के तहत हम सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर लेकर आए हैं। वही लास्ट सीरीज की तरह मेरी कोशिश रहेगी कि इस पेपर को भी मैं जितना हो सके उतना डेप्थ एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो यहीं पर क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो आ जाइए, ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आगे शुरुआत करते हैं। आपको तारीख दिख रही होगी कि कौन सा जो पेपर है ये 12/2/2023 को हुआ था आरपीएससी के द्वारा, उसका पेपर है ये। आ जाइए, क्वेश्चंस बहुत शानदार है। पता है आपको इतना तो कि कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। और 40% आपको क्या रहते हैं, कंपलसरी रहते हैं। कितने क्वेश्चन है? 40% जो क्वेश्चन है वो आपको करना कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग होती है और ये सारी चीजें आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आ जाइए, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। थोड़े से हो सकता है क्वेश्चंस आपको ढंग से नहीं दिख रहे होंगे, फिर भी अपन देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा सा ब्लर वाला है। पहला जो क्वेश्चन है, अपन थोड़ा आज ब्लैक पेन ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट को सर काटकर अवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? देखिए, ये जो सवाल है, ये जितने भी जो पॉलिटिकल एजेंट है 1857 की क्रांति के दौरान जितने भी जो पॉलिटिकल एजेंट हुए हैं, उन सारे पॉलिटिकल एजेंट से क्या आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है। तो अपन एक थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में पढ़ ले, तो जो क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें, मैक मैसन जो है, मैक मैसन जो है वो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था भाई? ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, है ना। इसके अलावा बर्टन की बात करें तो बर्टन जो था वो कहाँ का था? ये बर्टन जो था वो कोटा का था, है ना। बर्टन जो था वो कहाँ का था? कोटा का था। इसके अलावा हम बात करें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये जो था ये उस समय क्या था? हमारे राजस्थान का एजीजी था। कौन था उस समय? हमारे राजस्थान का एजीजी था। इसके अलावा बात करें, यदि आपसे पूछ ले कि ईडन जो है, ईडन वो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? वो था जयपुर का। कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके अलावा और अपन आगे बात करें, यदि पूछ ले सावर्स, सावर्स तो सावर्स कहाँ का था? तो दिमाग में ना, मेवाड़ का था सावर्स। कहाँ का था सावर्स? सावर्स जो था वो मेवाड़ का था। आपसे पूछ ले मॉरिसन, मॉरिसन कहाँ का था, है ना। मॉरिसन पूछ ले कि भैया मॉरिसन कहाँ का था? मॉरिसन, तो मॉरिसन जो था वो अपने भरतपुर का था। मॉरिसन कहाँ का था? भरतपुर का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एजेंट से। अब सवाल क्या कह रहा है? औवा, औवा कौन से क्षेत्र में पड़ता है? औवा जो पड़ता है वो पड़ता है जोधपुर में। तो इसका जवाब क्या रहेगा? मैक मैसन हमारा इसका जवाब सही रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन डेप्थ में करते हैं, तो दिमाग में रखिएगा। अब मैक मैसन और औवा जो होता है उनके मध्य कितने युद्ध होते हैं? टोटल 3 युद्ध होते हैं। औवा और मैक मैसन के मध्य, या अंग्रेजों और मैक मैसन के मध्य, सॉरी, अंग्रेजों और जोधपुर के मध्य, जोधपुर में किसके? औवा के मध्य। जोधपुर रियासत नहीं है, जोधपुर में रियासत में एक ठिकाना है औवा, और औवा से अंग्रेजों का इनका नेतृत्व कौन करता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो होता है वो किसका नेतृत्व करता है? इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करता है। ये अव्वा के जो सैनिक विद्रोह करते हैं वो दिमाग में ना कौन से छावनी के थे? तो एरनपुरा छावनी के। कौन से छावनी के? एरनपुरा छावनी के थे। ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कौन सी जगह पर एरनपुरा छावनी के सैनिकों को अपना नेतृत्व प्रदान किया था? तो खेरवा, है ना। खेरवा नामक स्थान पर, है ना। खेरवाड़ा मत कह देना, ये खेरवा नामक स्थान है। यहाँ पर अपना क्या दिया था? नेतृत्व प्रदान किया था। अंग्रेजों के मध्य कौन से कितने युद्ध होते हैं? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के मध्य कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं। कौन कौन से युद्ध? युद्धों का नाम दिमाग में रखना। पहला तो युद्ध होगा बिठोड़ा का युद्ध। कौन कौन से युद्ध होगा? बिठोड़ा का युद्ध, है ना, बिठोड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में जो जोधपुर का किलेदार होता है वो किलेदार मारा जाता है। फिर ये होता है चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ठीक है। इसी युद्ध को गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है, गोरे वे काले का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में कौन मारा जाता है? मैक मैसन मारा जाता है। कौन मारा जाता है? मैक मैसन। और अंतिम युद्ध कौन सा होता है? अपने ये होता है अहुआ का युद्ध। अहुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध हो रहा है? अगला युद्ध होता है अहुआ का युद्ध।
और दिमाग में इस युद्ध में जब पता चल जाता है कि ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत नहीं जीतेगा, तो मदद मांगने कहा जाता है, एक तो पहला जाता है कोठरिया, ठीक है, कोठरिया, और दूसरा जाता है सलूम्बर, ठीक है। कोठरिया में किसके पास जाता है ना, जोध सिंह के पास, जोध सिंह के पास, है ना। और सलूम्बर में किसके पास जाता है, केसरी सिंह चुंडावत के पास, किसके पास जाता है, केसरी सिंह चुंडावत के पास। तो ये सारे जो डिटेल है ये आप दिमाग में रखना। इसके अलावा थोड़ी सी और बात करें तो अब यहाँ पर एक देवी का संबंध मिलता है हमको, कौन सी, सुगाली माता, कौन सी माता, सुगाली माता। और सुगाली माता को ही दिमाग में रखना, 1857 की कुल देवी कहा जाता है, 1857 की कुल देवी किसको कहा जाता है, सुगाली माता को कहा जाता है। दूसरी चीज और दिमाग में रखना, इसी के द्वारा, है ना, औवा की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, तो पृथ्वी सिंह को सौंपी जाती है, पृथ्वी सिंह को, किसको, पृथ्वी सिंह को। कौन थे, तो पृथ्वी सिंह जो था वो इसका छोटा भाई था, किसका, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत का, प्लस लांबिया का, कहाँ का, लांबिया का ठाकुर था, कहाँ का ठाकुर था, लांबिया का ठाकुर था। ये थोड़ी सी जो डिटेलिंग्स है ये आप थोड़ी सी एक बार दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अब आपको थोड़ी सी और इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि है ना, इन दोनों, ये दोनों अब आपको खुद को बताना है। बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का जो युद्ध होता है वो 1857 में हुआ था, परंतु अहुआ का युद्ध हुआ था वो 1858 में हुआ था। तो मुझे जल्दी से इनकी तारीख आप कमेंट करके बताना। अगला देखिए, हम आगे बात करते हैं। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है, इनको हटा दो भाई, अपन जगह का थोड़ा सा अभाव रहता है हमेशा, दिल में जगह बहुत है, यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है। आप सारे विद्यार्थी दिल में बसे हुए हो प्रकाश सर, आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से, अगला सवाल देखिए, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान के एक ऐसा अखबार था जिसे क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इसी के बाद अब इसे क्या किया जाएगा, एक नए नाम से जाना जाएगा, तरुण राजस्थान के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा, तरुण राजस्थान के नाम से जाना जाएगा। तो वो अखबार कौन सा है, तो अखबार दिमाग में ना, वो अखबार है नवीन राजस्थान। कौन सा अखबार है वो सर, नवीन राजस्थान। अब क्या कहानी इस नवीन राजस्थान की, तो दिमाग में रखिए, ठीक है। इस नवीन राजस्थान का जो संपादक है ना, संपादन, वो संपादन कहाँ से होता था, तो 1922 में अजमेर से होता था। कहाँ से होता था, अजमेर से होता था, ठीक है। और कौन करते थे, तो विजय सिंह सॉरी वो विजय अलग है, वो अलग है, विजय सिंह पतीक। कौन करते थे, विजय सिंह पतीक। विजय सिंह पतीक का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछ ले तो दिमाग में भूप सिंह। विजय सिंह पतीक का वास्तविक नाम क्या है, भूप सिंह। जब अंग्रेजों के द्वारा 1922 में इस अखबार को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, इस अखबार पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसी का नाम बदलकर 1923 में, कब, 1923 में जय नारायण व्यास द्वारा, जय नारायण व्यास द्वारा, ठीक है, इसका क्या किया गया, इसको पुनः चालू किया गया। तो ये चीज दिमाग में रखना कि 1923 में बंद किए गए अखबार को 1923 में वापस शुरू किया गया। कौन सा अखबार था, नवीन राजस्थान था, जिसको बाद में तरुण राजस्थान के नाम से शुरू किया गया। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है ना, एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा बार पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल, कि मोतीलाल तेजावत ठिकाने के कामदार थे। मोतीलाल जो तेजावत है ना, वो कौन से ठिकाने के क्या थे, कामदार थे। बहुत शानदार है सवाल है, दिमाग में ना, मोतीलाल तेजावत के द्वारा कब, 1920 में, कब, 1920 में जाडोल के, कहा से, जाडोल के अंदर काम क्या करते थे, और जाडोल के सामंत को क्या दे दिया इन्होंने, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देकर कौन से आंदोलन से जुड़ गए, दिमाग में ना, है ना, इस्तीफा देकर ये मातृकुंडिया में, कहां पर, मातृकुंडिया में जो आदिवासी थे उनके उत्थान के हेतु क्या करने लगे, कार्य करने लगे। आदिवासियों के हित के लिए क्या करने लगे, ये कार्य करने लगे, ठीक है। और यहीं से मोतीलाल तेजावत के द्वारा यहीं से 10वीं के दिन, कौन से दिन,
दसवीं के दिन एक आंदोलन की शुरुआत की गई। कौन से आंदोलन की? एक ही आंदोलन की। कौन से आंदोलन की शुरुआत की गई? इन्हीं के द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई। तो आई होप यहाँ तक आपको क्या आ गया होगा, यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। अगला देखिए, अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? राजस्थान का विलय जो हुआ था उसमें कितने चरण थे, पूछ ले आपसे। तो कुल राजस्थान के कितने चरण थे? कुल 7 चरण थे। कितने चरण थे भाई? राजस्थान के एकीकरण में कुल 7 चरण थे। और हम आगे बात करें तो आबू का जो विलय हुआ था, इमाम ना आबू, या यूं कह सकते सिरोही का जो विलय हुआ था वो कितने बार हुआ था, मतलब कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 2 चरणों में। सिरोही का जो विलय हुआ था वो कितने चरणों में पूर्ण हो रहा है? 2 चरणों में पूर्ण हो रहा है। तो इसी के अलावा बात करें कि अब ये जो संबंध है माउंट आबू, तो माउंट आबू दिमाग में ना, एक माउंट आबू में एक गांव पड़ता हातल गांव। कौन सा गांव? हातल गांव। हातल गांव को लेकर ये चर्चा हुई थी। और हातल गांव किससे संबंधित है? तो दिमाग में ना, गोकुल भाई भट्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है हातल गांव? गोकुल भाई भट्ट से संबंधित है। और ये गोकुल भाई भट्ट है, इन्हीं को आप दिमाग में रखना, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को राजस्थान का गांधी बोला जाता है। राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा दिमाग में रखना, कब? 1938 में। कब? 1938 में सिरोही प्रजामंडल की क्या की गई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो यहाँ से आपके 2 सवाल कवर हो गए कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन? गोकुल भाई भट्ट। और इन्हीं को, गोकुल भाई भट्ट को ही 1971 में पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया? 1971 में पद्मश्री दिया गया। दिमाग में रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो सवाल है वो आपके कल्चर से रिलेटेड सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ समकालीन मेवाड़ के कौन शासक थे? तो देखिए यहाँ से हम बात करें तो हम सबसे पहले मेवाड़ की बात करते। दिमाग ना, मेवाड़ जो है उसमें अभी तक कुल कितने शाखे हुए हैं? कुल 3 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए हैं? कल 3 शाखे हुए हैं। देखिए पहला जो शाखा हुआ था वो 1303 के अंदर हुआ है। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। करने वाला कौन है अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ? तो रतन सिंह, रावल रतन सिंह। दिमाग में रखिएगा। दूसरा शाखा जो हुआ है वो 1534-35 के अंदर हुआ है। किसके खिलाफ? तो बहादुर शाह, बहादुर शाह के खिलाफ। ठीक है। और करने वाली कौन है? कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती, है ना। और अगला जो हो रहा है वो 1565 के आसपास हो रहा है। ठीक है। करने वाला कौन है? तो उदय सिंह। राजा कौन था? उदय सिंह। राजा कौन है भाई साहब? उदय सिंह। उदय सिंह। परंतु स्वयं उदय सिंह इसमें भाग नहीं लेता है। किसके खिलाफ हुआ था? अकबर के खिलाफ। ठीक है। हाँ, आ जाइए। करने वाला कौन है? तो दिमाग में किसके द्वारा किया गया था? तो ये चीज भी आप दिमाग में रखना कि किसके द्वारा किया गया था। तो जेमल फत्ता। ठीक है। इन दोनों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसी में एक व्यक्ति और था, कल्लाजी राठौड़। क्या नाम है? कल्लाजी राठौड़। ठीक है। दूसरी चीज, जब जयमल जो था उसके पांव पर जब गोली लग गई थी तो कल्लाजी राठौड़ के किस पर? कंधे पर बैठ कर क्या कहते हैं, आज चाचा मेरे कंधे पर बैठ जा, अपन दोनों मिलकर क्या करेंगे? दुश्मनों का सफाया करेंगे। इसी कारण कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाला लोक देवता भी कहा जाता है। लोक देवता भी कहा जाता है। तो 4 हाथ वाला लोक देवता किसे कहा जाएगा भाई? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाएगा। और कल्लाजी राठौड़ का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो दिमाग में रखना, ये अपने उदयपुर से संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है। कौन से? तो तीसरा जो शाखा हुआ था उसी से संबंधित है। तो दिमाग में ना, कहाँ से? तीसरे शाखे से। तो कौन से राजा से संबंधित है? उदय सिंह से संबंधित है। कौन से राजा से संबंधित है? उदय सिंह से संबंधित है। दिमाग में इसमें एक बंदूक पूछी जाती है कि कौन सी बंदूक से जयमल घायल हो गए थे? तो उस दिमाग में ना, संग्राम बंदूक से। उस बंदूक का क्या नाम है? संग्राम बंदूक से ये घायल हो गए थे। अगला अभी बहुत शानदार सवाल है।
आराम से अपन देखिए, मेरी कोशिश यही है कि जितना हो सके उतना आपको मैं एक्सप्लेन कर, बाकी अगर क्वेश्चन ही लगाने होते हैं मुझे, टिक ही लगाने होते हैं, तो मैं आपको अभी तक कम से कम ज़्यादा नहीं 30-35 सवाल अपन सॉल्व कर चुके होते हैं, पर उद्देश्य केवल टिक लगाने का नहीं है, उससे रिलेटेड कभी कोई भविष्य में कोई क्वेश्चन नहीं आ जावे, इससे हमको ये सारी चीज हमको देखकर करनी है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़िए आप, क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल जो है ना, वो अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसने जयपुर में नाथों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना की। देखिए किसके द्वारा की गई, रामानंदी संप्रदाय कहाँ पर स्थापना कर रहा है, जयपुर में स्थापना करना है। किसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, नाथों के प्रभाव को खत्म करने। पे हरि स्वामी, अग्रदास जी, कल्हादास जी या विठल दास जी, इसका जो आपके रहेगा पे हरि स्वामी, किसकी पद के पे हरि स्वामी। और पे हरि स्वामी के द्वारा गलता जी में, कहाँ पर, गलता जी के अंदर, कहाँ पर, गलता जी में किसकी स्थापना कर रहे हैं, रामानंदी जो संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय, रामानंदी जो संप्रदाय है उसकी पीठ की स्थापना कर रहे हैं। किसकी, रामानंदी संप्रदाय की जो पीठ है, इस पीठ की क्या कर रही है, स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और ये है ना, है ना दिमाग। और इन्हीं की बात करें, इन्हीं के जो शिष्य थे, इनके पे हरिदास जी के, इन्हीं के जो शिष्य थे, कौन है बता, इनके शिष्य, तो इन्हीं के शिष्य हमेशा क्या रहता है, अग्र रहना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए। तो अग्रदास जी, क्या नाम है, अग्रदास जी, ये इन्हीं के क्या है, शिष्य हैं। और इन्हीं अग्रदास जी के द्वारा कहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ की ओर स्थापना की गई, रेवासा के अंदर। कहाँ पर, रेवासा कहाँ पड़ता है साहब, शिखर के अंदर। रेवासा कहाँ पड़ता है, शिखर के अंदर। और दिमाग में, रेवासा में किसका मंदिर है, जीर्ण बाईसा का, किसका, जीर्ण माता का मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर, रेवासा के अंदर। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। हो गए आपके सवाल क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं। अगला बहुत शानदार सवाल है, मैं खुद कहता हूं अगर इस सवाल को आप ढंग से करोगे तो बहुत शानदार सवाल है। देखिए, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है भाई साहब, चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर है। देखिए इस पर थोड़ी चर्चा करें। किसके द्वारा बनाया गया था, राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया, राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। और अपन बात करें तो इसी को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, करणी माता के द्वारा। किसके द्वारा, करणी माता के द्वारा। करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक के अंदर। कहाँ पर, देशनोक के अंदर। इनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, चूहे वाली देवी भी कहा जाता है। इन्हें करणी माता के द्वारा क्या रखी गई, जोधपुर की नींव रखी गई। कब रखी गई भाई, तो 1459 में। ठीक है, किसकी नींव रखी जा रही है, अपने जोधपुर की नींव रखी जा रही है। और 1559 में, दिमाग रखना, 1559 में, मतलब जोधपुर की नींव रखने के ठीक 100 साल बाद किसकी नींव रखी जा रही है, उदयपुर की नींव रखी जा रही है। कितने साल बाद, ठीक 100 साल बाद उदयपुर की नींव रखी जा रही है। जोधपुर की नींव रख रहा है राव जोधा। ठीक है, और उदयपुर की नींव जो रख रहा है वो कौन रख रहा है, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह मतलब जो महाराणा प्रताप थे उनके पिताजी। और हम बात करें इसी दुर्ग की जब नींव रखी गई तो इसकी नींव में किसकी बलि दी गई, तो राज्य मेघवाल ना, मेघवाल, इसकी नर बलि दी गई। क्या दी गई, इसकी नर बलि दी गई। कौन सी पहाड़ी, चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर। कौन सा किला है, मेहरानगढ़ का किला। अगला देखिए, हाँ, घाणेराव, रिया, भिनाई, जूनिया आदि ठिकाने किस कला से संबंधित है। कौन कौन से ठिकानों की बात की जा रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमको चित्रकलाएं दे दी है और चित्रकलाओं के बारे में पूछ लिया कि ये जो ठिकाने हैं ये कौन सी कला से संबंधित है। तो दिमाग में ये जो ठिकाने हैं ये देखिए, घाणेराव, रिया, भिनाई और जूनिया। अब मैं बाकी पर नहीं जाऊंगा और मैं केवल एक घाणेराव पे जाऊंगा। घाणेराव जो है वो कौन से, कहाँ के हैं, मारवाड़ के हैं, है ना।
तो दिमाग में ना कौन सी चित्रकला से रिलेटेड है, ये मारवाड़ चित्र शैली से रिलेटेड है। कौन सी चित्र शैली के, मारवाड़ चित्र शैली से। दिमाग में ना अगर मारवाड़ चित्र शैली में अगर मैं बात करूं कि मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके काल से हुआ, अगर आपसे पूछे कि बताइए मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ करने वाला कौन है, तो मालदेव है। मालदेव के द्वारा ही मारवाड़ चित्र शैली, या यूं कह सकते हैं कि जोधपुर चित्र शैली का क्या होता है, प्रारंभ होता है। जसवंत सिंह पर अगर पूछ ले कि स्वर्ण काल किसका है, स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल जो है वो है अपने जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम का जो काल है वो मारवाड़ चित्र शैली का कौन सा काल है, स्वर्ण काल है। इसके अलावा बात करें तो 1623 में वीरजी द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया। 1623 में एक चित्रकार है वीरजी, और वीरजी ही कौन सी चित्र कर रहे हैं, रागमाला का चित्रण कर रहे हैं। वीरजी द्वारा ही किसका चित्रण किया गया, रागमाला का चित्रण किया गया। और अपन बात करें तो प्रमुख चित्रकार कौन से हैं, शिवदास भाटी, अमरदास डालू, छज्जू। कौन कौन से हैं, शिवदास भाटी, शिवदास भाटी, ठीक है, अमरजी, अमरजी, ढालू, ढालू और छज्जू। इनका जो संबंध है कौन सी चित्र शैली से है, इनका संबंध जो है मारवाड़ चित्र शैली से। कौन सी चित्र शैली से भाई, मारवाड़ चित्र शैली से। अगला सवाल, ये भी आपके कल्चर से रिलेटेड ही सवाल है, शानदार सवाल है। क्या कह रहा है, अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है। देखिए है ना, अपन आगे और भी करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और एक आभूषण का सवाल आप रट कर चल जाना, 100% पूछा जाता है। तो ये जो सवाल है ये कौन से आभूषण के, ये पांव के आभूषण, मतलब कहाँ के हैं ये, पांव के आभूषण। कहाँ के, पांव के। पांव के आभूषण में बात करें, पैजनिया है ना, पैजनिया, पैजनिया भी कहाँ का है साहब, पांव का है। इसके अलावा बात करें कड़ला, कड़ला भी कहाँ का, पांव का है। और अपन बात करें तो लंगर है ना, लंगर, लंगर भी कहाँ का, पांव का है। नुपुर, नुपुर भी कहाँ का है, पांव का है। पाइजेब है ना, पाइजेब और पायल, ये भी कहाँ के हैं, ये भी पांव के हैं। और अपन आगे बात करें तो नेवरी, आंवला है ना, नेवरी जो है वो भी कहाँ का, पांव का है। आंवला जो है वो भी कहाँ का है, पांव का है। कौन सा, आंवला भी कहाँ का भाई, पांव का। फोलरी, तेधड़ और घुंघरू, देखिए कौन सा रहेगा, फोलरी, तेधड़, तेधड़ और घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू ये भी कहाँ भी है, ये भी अपने पांव का है। दिमाग में रख लीजिएगा, अनवट, अनोठा, जरा, पोलरा, पैजनिया, कड़ा, लंगर, नुपुर, पाइजेब, पायल, नेवरी, आंवला, घुंघरू, फोलरी और तेधड़, ये जो सारे आभूषण हैं ये आभूषण अपने कहाँ के हैं, ये सारे के सारे जो आभूषण है ये अपने पांव के हैं। कहाँ के सारे आभूषण, ये अपने पांव के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जब भी आपके सामने अग्नि नृत्य से रिलेटेड सवाल आवे तो दिमाग में रखी जाए एक ही सवाल है, कौन सा सवाल, जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय। और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, कतरियासर, कतरियासर। कौन सा है, कतरियासर जो है इनका क्या है, प्रमुख केंद्र है। और दिमाग में रखना, इसकी जो स्थापना है, इस संप्रदाय की जो स्थापना है, स्थापना करने वाले कौन से हैं, स्थापना करने वाले कौन है, तो जसनाथ जी महाराज, जसनाथ जी महाराज, जसनाथ जी महाराज के द्वारा क्या की गई, इस संप्रदाय की स्थापना की गई। और दिमाग में रखना, जसनाथ जी महाराज के आपके प्रमुख ग्रंथ पूछ ले कि प्रमुख ग्रंथ कौन से थे, कोड़ा और सिंबुदड़ा। कौन सा है, कोड़ा, कोड़ा प्लस सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा, ये इनके क्या प्रमुख ग्रंथ है। जसनाथ जी महाराज के द्वारा कितने नियम दिए गए, आपसे पूछ ले हुए, जसनाथ जी महाराज के द्वारा कितने नियम दिए गए, तो 36 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए, 36 नियम दिए गए। और ये जो कतरियासर है कहाँ पर है, बीकानेर जिले में। कौन से जिले में है, ये अपने बीकानेर जिले में। ठीक साथियों, अगला सवाल, ओ बस अगला सवाल बहुत शानदार है।
है ना। यहाँ से काफी शानदार सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अगला सवाल क्या क्या है, कुएले माला नामक संग्रह क्या कर रही है, कुएले माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आईएमपी सवाल है भाई साहब, इस सवाल को मैं आगे बहुत अच्छे से क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या कह रहा है, कुएले माला जो है इस पुस्तक में टोटल कितनी भाषाओं का, कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कुएले माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 18 जो देसी भाषाएं हैं उन देसी भाषाओं का क्या किया जा रहा है, उल्लेख किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, हाँ अब सही है, दिख रहा है आपको अच्छे से। हाँ अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ना, सुमेलित युग्म है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर सुमेलित युग्म की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विरुद्ध छत्री कृपाराम खिड़िया की लिखी हुई है क्या, राजिया सोठा ये उदय उज्ज्वल के द्वारा लिखी हुई क्या, बोर भारमली सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई, और केसर विलास ये युगवेंद्र शर्मा की है क्या। तो अब आ जाइए, इसमें जो है बोल भारमली, क्या नाम है, बोर भारमली जो है ये केवल किसकी पुस्तक है, सत्यराम जोशी की, मतलब सत्य प्रकाश जोशी की पुस्तक है। बाकी ये पुस्तकें इनकी नहीं है, तो किस किस की पुस्तकें हैं, तो आ जाइए बस। अब विरुद्ध छत्रहरि जो है वो दुर्सा आड़ा की पुस्तक है, दुर्सा आड़ा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है बता, दुर्सा आड़ा की पुस्तक है। राज्यारा सोरठा, राज्यारा सोरठा जो पुस्तक है ना, राज्यारा सोरठा ये कृपा राम खिड़िया की है। किसकी है ये, कृपा राम खिड़िया की है। ठीक है, इन्हीं का एक रसोइया था ना राज्या, उसी के नाम से ये अपनी सारी पुस्तकें लिखने लग गए थे। और केसर विलास जो है वो केसर विलास किसकी है, शिव चंद्र भरतिया की। किसकी, ये शिव चंद्र भरतिया, इसकी है भाई, ये शिव चंद्र भरतिया की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये, शिव चंद्र भरतिया की। आई होप आपको यहाँ तक क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, राजस्थान में निम्नलिखित प्रजामंडलों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, और उनको कालक्रम के अनुसार क्या है हमको जमाना है। यहाँ पर प्रजामंडल दिए हुए हैं और इन्हीं प्रजामंडलों को उनके कालक्रम के अनुसार जमाना है। क्या है, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो हम बात करें तो सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है 1934 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो दिमामरा भंवरलाल सराफ के द्वारा, भंवरलाल सराफ के द्वारा। किसके द्वारा की गई, भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई। हम मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसके द्वारा, बलवंत सिंह मेहता द्वारा, बलवंत सिंह मेहता द्वारा। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की अगर मैं बात करूं कि बताइए बांसवाड़ा प्रजामंडल सबसे अंतिम में कौन से प्रजामंडल की स्थापना की, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन और आगे, तो इन केवल दो ऑप्शन से अपना अपना जवाब देखेंगे कि पहला कौन सा होगा, पहले नंबर पर पहला आएगा और दूसरे नंबर पे पहला। तो इसका जवाब क्या रहेगा, हमारा जवाब रहेगा इसका सेकंड। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, ये हमारा इसका क्या रहेगा, जवाब रहेगा। अब थोड़ा सा अपन आगे और चर्चा करते हैं। इसमें देखिए अगर पूछ ले कि जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड कुछ सवाल है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई वो कब की गई, 1931 में की गई। कब की गई, 1931 में। किसके द्वारा की गई, कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा, कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। आपसे पूछ ले कि बताइए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो 1936 में की गई। और किसके द्वारा की गई, मधाराम वेद के द्वारा। किसके द्वारा, मधाराम वेद के द्वारा की गई। आपसे पूछ ले कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, 1939 में पंडित नैनू शर्मा के द्वारा, नैनू शर्मा के, है ना, नैनूराम शर्मा या नैनू शर्मा, आप कुछ भी कहते, पंडित नैनू शर्मा द्वारा। और बूंदी की जो स्थापना है 1931 में, है ना,
1931 में की गई। किसके द्वारा की गई बूंदी की स्थापना 1910 में? तो कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी के द्वारा, ठीक है, कांतिलाल चौथानी के द्वारा ये हमारे प्रजामंडल। आप इन प्रजामंडलों को एक बार थोड़ा सा दिमाग में जरूर रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? मतलब असंगत मतलब यहाँ पर हमको कौन सा युग्म छापना है? इससे पहले वाला हमको सही युग्म छापना था, यहाँ पर हमको कौन सा युग्म छापना है? असंगत युग्म छापना है। कौन सा युग्म? असंगत युग्म छापना। आ जाइए, है ना। मोमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालरावाड़, है ना, झालरापाटन झालावाड़, कजली तीज का उत्सव बूंदी, और शीत महोत्सव कहाँ पर है? माउंट आबू। तो देखिए चंद्रभागा का जो मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? बिल्कुल झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है ना। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन सी नदियों का संगम है, कौन कौन सी 3 नदियों का संगम है? कजली तीज, इसको कजली तीज को बूढ़ी तीज भी बोला जाता है, और इसी को बड़ी तीज भी बोला जाता है, इसी को सातुड़ी तीज भी बोला जाता है। देखिए इतने सारे नाम बता दिए मैंने। इसका कहाँ रहेगा? इसका बिल्कुल बूंदी बढ़ता है। और शीत महोत्सव ये अपना सही है, परंतु जो ये महोत्सव है क्या नाम है? मोमासर महोत्सव। मोमासर महोत्सव जो है दिमाग में जोधपुर में नहीं बढ़ता है, ये अपने कहाँ पर बढ़ता है? बीकानेर में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? बीकानेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? दिवाली के अवसर पर। कौन से? दिवाली के अवसर पर कहाँ बढ़ता है साहब? बीकानेर के अंदर बढ़ता है। कौन सा अवसर पर? दिवाली के अवसर पर। इस दिन गांव के प्रवासी व्यक्ति गांव क्या होते हैं? वापस आते हैं और अपनी संस्कृति को क्या करते हैं? जीवित करते हैं। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए ना। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब तथा मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? देखिए इसमें हम बात करें 7 हजार के मनसबदारी, पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या आ रही है कि मिर्जा की उपाधि की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से एक उपाधि और लगा दूं जिसको अपन बोलेंगे फरजंद की उपाधि। तो फरजंद की जो उपाधि है वो भी इसी के द्वारा दी गई। किसके द्वारा ये सारा काम किया गया? तो ये सारा काम किया गया अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसको दी गई? तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें किसको दी गई? तो दिमाग में रखना, ये सारी जो चीजें हैं ये मान सिंह को दी गई। किसको दी गई? मान सिंह को दी गई। एक चीज और दिमाग में रखना, मान सिंह में ये सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है कि मान सिंह की जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर की गई? काबुल की गई थी। कहाँ पर की गई थी? काबुल की गई थी। इसी की पोस्टिंग जो है बंगाल की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बंगाल की गई थी। और बंगाल के राजा केदार को हराकर, किसको हराकर? केदार को हराकर, है ना, वहां से शीला माता की मूर्ति लेकर आया। कौन सी माता की? और कहाँ पर स्थापना कराई? आमेर में स्थापना करवाई। कहाँ पर स्थापना करवाई? आमेर में स्थापना करवाई। इसके अलावा इसकी पोस्टिंग और कहाँ पर की गई? बिहार की गई। तो ये जो थी इसकी क्या थी? प्रमुख पोस्टिंग है ये अपने मान सिंह। और मान सिंह की पत्नी के द्वारा एक मंदिर का स्थापना करवाई गई, जिस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति की पूजा स्वयं मीराबाई किया करती थी। तो उस मंदिर का नाम मुझे जरूर बताना आप लोग। तो ये सारी चीजें अपने मान सिंह से रिलेटेड है। अगला देखिए, है ना। मुगल मारवाड़ संघर्ष पिछड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? देखिए जब मारवाड़ और मुगल संघर्ष प्रारंभ हो गया तो मेवाड़ के किस राजा ने साथ दिया? तो इसमें अपन एक संधि याद कीजिए, मेवाड़, है ना, मेवाड़ मारवाड़ संधि। मारवाड़ संधि, या इसको आप एक नाम से और जानते हैं, राठौड़, राठौड़ सिसोदिया, सिसोदिया गठबंधन, गठबंधन, ठीक है। और ये गठबंधन किस किस के मध्य हुआ था? तो राठौड़ों की तरफ से कौन था? अजीत सिंह था। परंतु अजीत सिंह बहुत ज्यादा छोटे थे, इस कारण मारवाड़ का अणबिंदिया मोती इसमें शामिल थे। मतलब दुर्गा दास राठौड़, दुर्गा दास राठौड़ जो थे, है ना, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, मारवाड़ का यूलिसिस, इसमें क्या थे? शामिल थे। और सिसोदिया की तरफ से, मेवाड़ की तरफ से इसमें कौन थे? तो राज सिंह,
ठीक है, राज सिंह क्या थे इसमें शामिल थे, वही जिसके द्वारा राजसमंद झील का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। वैसे किसके खिलाफ ये संधि की गई थी, तो मुगल बादशाह, अंतिम पावरफुल मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ की गई थी। किसके खिलाफ की गई थी, औरंगजेब के खिलाफ की गई। तो आ जाइए, इस संधि के अंदर कौन भाग लेता है, इस संधि के अंदर भाग लेने वाला जो शख्स था वो अपने शख्स है राज सिंह। क्या नाम है, राज सिंह। क्या नाम है, राज सिंह। दूसरी दिमाग में ये अजीत सिंह है, अजीत सिंह के पिता का नाम क्या है, पिता का जो नाम था वो था जसवंत सिंह। क्या नाम है, जसवंत सिंह। ठीक है, और जसवंत सिंह की मृत्यु जम्बूर का जो थाना था अफगानिस्तान के अंदर, है ना, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब क्या कहता है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, मतलब आज धर्म विरोधी मारा गया है, धर्म विरोधी मर गया। और इसी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1678 के अंदर इसकी क्या होती है, जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। और जसवंत सिंह की मृत्यु के ठीक एक साल बाद 1779 में, है ना, 1679 में औरंगजेब द्वारा क्या लगा दिया जाता है, जजिया कर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, जजिया कर लगा दिया जाता है। तो ये चीज भी आपके रखना, दिमाग में रखना। अगला सवाल देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। क्या कह रहा है कि देखिए, राजस्थान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। मतलब यहाँ से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो आपकी परीक्षा ले रही है आरपीएससी से रिगार्डिंग क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, आरपीएससी के अध्यक्ष के कार्यकाल की मैं बात करूं उससे पहले थोड़ी सी आरपीएससी पे चर्चा कर ले कि इसकी जो स्थापना हुई थी, क्या इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना कब हुई थी, आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी। तो दिमाग में ना, आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1950 को हुई थी। 20 अगस्त 1949 को किसकी स्थापना हुई है, आरपीएससी की स्थापना हुई है। दूसरी चीज दिमाग में ना, इसके सदस्य कितने होते हैं भाई, सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो एक तो क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा, ठीक है, और 7 क्या रहते हैं, सदस्य रहे। मतलब टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूँ, अब इसके ऑप्शन देखिए, ज्यादा से ज्यादा अगर अध्यक्ष जो रहेगा वो 6 साल तक, कितने साल तक, 6 साल तक क्या रह सकता है, अध्यक्ष पद पर रह सकता है। या फिर बात करें वो 62 कितनी ईयर की, 62 वर्ष तक की आयु तक, कितनी वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष तक की आयु तक ही क्या रह सकता है, अध्यक्ष रह सकता है। तो इसका सेकंड जवाब क्या होगा, सही रहेगा कि 6 वर्ष तक अध्यक्ष रह सकता है। या उसकी आयु कितने से कम होनी चाहिए, 62 वर्ष से उसकी आयु क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका जवाब क्या रहेगा, अपना सेकंड इसका सही जवाब रहेगा। आ जाइए भाई, हम हमारे कॉन्सेप्ट पर यदि अड़िते रहते हैं ना कि नहीं हमारा हमने ये पढ़ा है तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, तो बोले आप कितने भी टफ क्वेश्चन आउट है, जो अगर आपने ढंग से पढ़ा है और आपने कॉन्सेप्ट पर यदि बिल्कुल अड़े हुए हो, टिके हुए हो, तो फिर तो सवाल कहीं से भी आवे, है ना, आप सॉल्व कर लोगे। जो फिर आपसे नहीं हो रहा तो मान लेना फिर वो किसी से भी नहीं हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने ढंग से पढ़ा है, शिद्दत के साथ पढ़ा है, यदि फिर कोई सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब मान नहीं चलना वो राजस्थान में वो सवाल किसी से सॉल्व नहीं होगा। पर इसमें शर्त यही रहती है कि आप बड़े शिद्दत के साथ पढ़ो, थोड़ा ढंग से पढ़ो, आराम से। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। सवाल पूछा गया राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किस किस को किया जाता है। देखिए, राजस्थान का राज्यपाल जो है उसको ही नियुक्त कौन करता है, अगर उसकी नियुक्ति की बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। परंतु शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, ये राज्यपाल को क्या दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, परंतु राज्यपाल अब किस किस को शपथ दिलवाएगा, है ना, राज्यपाल किस किस को नियुक्त करेगा, तो दिमाग में रखिएगा राज्यपाल जो है ना, वो किसके को नियुक्त नहीं करता है, तो राज्यपाल जो है वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, किसके, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या नहीं करता है, नियुक्त नहीं करता है। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती, राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। परंतु राज्यपाल द्वारा दिमाग में सीएम की नियुक्ति की जाती है ना, सीएम की मंत्री परिषद जो है
उसमें मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। और बात करें है ना आरपीएससी के जितने भी जो सदस्य विशेष ऊपर ने पढ़ा अपने आरपीएससी के सदस्य, मानवाधिकार 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 जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष की जो नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय की अगर बात करें, जिला न्यायालय जो होता है कहाँ के, जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालयों के जो जज की नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा, वो किसके द्वारा कीजिए, राज्यपाल। तो हाई कोर्ट के न्यायालयों में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग है ना, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए, राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण, राजस्थान तथा कौशिक विश्वविद्यालय को कुलपति भी कौन होता है, ये भी राज्यपाल से द्वारा संबंधित होता है। आरपीएससी के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो देखिए किस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो आप स्वयं ही सॉल्व कर लेते हो यदि आप ढंग से पढ़ते हो तो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया। तो देखिए 4 बार राजस्थान मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन है, सबसे ज्यादा अगर 4 बार पद धारण करने वाले एक ही नाम है, मोहनलाल सुखाड़िया। किसके द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा ही 4 बार किसका पद, 4 बार ये पद धारण किया गया। कितनी बार पद धारण किया, 4 बार। और इसमें दिमाग में रखना, इसमें और अपना सवाल पूछे, देखिए सुखाड़िया जो है वो सर्वाधिक कार्यकाल है ना, मोहनलाल सुखाड़िया का जो है सर्वाधिक कार्यकाल है। कितने साल का, तो कार्यकाल दिमाग में इनका ज्यादा नहीं, महज 17 साल का इनका क्या है, कार्यकाल। कितने साल का, सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम रहने वाले कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी अधिक नहीं हो सकती है, मतलब मंत्रियों की जो संख्या है वो कितनी नहीं हो सकती। तो एक इस चीज को आप दिमाग में रखना कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों की संख्या कितने परसेंट हो सकती है, 15% हो सकती है। कितने परसेंट हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 15% हो सकती है, 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। और कम से कम कितना परसेंट हो सकती है, 12% हो सकती है। हालांकि अपराध में गोवा वगैरह जो है ये अब इसमें क्या है, अपराध है। अब राजस्थान में टोटल कितने सीटें हैं, 200 सीटें। तो 200 सीटों का 15% कितना हो जाएगा, 30। 200 सीटों का 15%, तो राजस्थान में मंत्रियों की संख्या है वो क्या होगी, 2900 मंत्री होंगे और एक क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो राजस्थान में इससे ज्यादा क्या नहीं हो सकती, संख्या नहीं हो सकती। अब यहाँ पर क्या पूछ लिए, संख्या पूछ लिए अपन से, क्या पूछ लिए, संख्या। तो किससे अधिक नहीं हो सकती, 30 से अधिक नहीं हो सकती। मैंने ये परसेंटेज बता दिया, ये परसेंटेज बताया भाई मैंने दिमाग में, आप ऐसा नहीं, मैंने परसेंटेज बताया, ठीक है। आ जाइए, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है। जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिवों में किसकी बात करेंगे, मुख्य सचिव। देखिए इसमें और दिमाग ना, ये जो रखा गया था 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत ये चीज, ये नियम हमारे चलन में आया था। अगले वो आ जाएगी वापस सवाल अपने, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा था। तो राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सचिव थे, क्या नाम है, प्रथम मुख्य सचिव, उनका जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक लंबा रहा है, ठीक है। आ जाइए, इसमें कौन है, आनंद मोहन लाल सक्सेना। तो इनका क्या रहेगा, आनंद मोहन लाल सक्सेना। इनका जो कार्यकाल है वो राजस्थान में क्या रहा है, सर्वाधिक रहा है। अब हमें यहाँ पर एक डाउट है, डाउट क्या है, सबसे कम की, सॉरी यहाँ पर सबसे कम की रही है। तो इनका क्या रहा है, सबसे कम रहा है, सबसे कम, सबसे ज्यादा नहीं बता, सबसे कम। और सबसे ज्यादा लंबा पूछ ले कि सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो हमारे जो प्रथम सचिव थे, प्रथम जो सचिव थे, कौन है बच्चा प्रथम सचिव। तो दिमाग में हमारे जो प्रथम सचिव थे है ना, वो के राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन ना,
के राधा कृष्णन जो थे, इनका कार्यकाल, ये हमारे प्रथम राज्य सचिव थे और इनका कार्यकाल क्या रहा है, सबसे लंबा रहा है ना, ये चीज दिमाग में रखिएगा। और इनके बाद में हमारे प्रथम तो कौन, इसमें एक चीज और दिमाग में रखिए, रुको 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 रुको, हम ये लंबा नहीं है भाई, ये प्रथम, सॉरी यहाँ से थोड़ी सी गलती होगी। हमारे प्रथम राज्य सचिव कौन है, तो प्रथम राज्य सचिव है के राधा कृष्णन। सबसे कम छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो आनंद मोहन सक्सेना का। और आपसे पूछ ले सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, ये सर्वाधिक लंबा कार्यकाल पूछ ले वे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है, तो दिमाग में रखना बी एस मेहता का। क्या नाम है, बी एस मेहता का, बी एस मेहता का। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अगला देखिए, आ जाइए, अब हम आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान का उल्लेख है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के ये जो अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो आपको अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और कौन से अनुच्छेद के तहत की जाएगी, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो राज्यपाल जो मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 22 के तहत करेगा। कौन सी धारा के तहत करेगा, धारा 22 के तहत करेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत परीक्षण केंद्र स्थित नहीं है, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है राजस्थान के किस शहर में, तो राजस्थान के किस शहर में स्थित नहीं है, तो दिमाग में ना, है ना, कहां पर स्थित नहीं है, अपने मंडोर में स्थित नहीं है। कहां पर, इसका जवाब रह जाएगा अपना मंडोर में, है ना, मंडोर में स्थित नहीं है। सॉरी अपने मंडोर में है, क्योंकि मंडोर में तो कहां पर है, जोधपुर का है। मंडोर में तो किसका है, जोधपुर का है। इसके अलावा अजमेर में भी स्थित है और कहां पर भी स्थित है, डूंगरपुर भी स्थित है, परंतु कहां पर स्थित नहीं है, सिरोही के अंदर स्थित नहीं। कहां पर, हमारा जवाब क्या है, सिरोही के अंदर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र क्या नहीं है, स्थित नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का नेतृत्व में से संबंधित प्रश्नों पर निश्चित के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। अब जो क्वेश्चन है हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि प्रश्न उठाता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष से विनिश्चित के लिए निर्देशित किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा। देखिए भाई साहब, इसके लिए सबसे पहले आपको ये अनुच्छेद आना अत्यधिक क्या है, आवश्यक है, फिर इस क्वेश्चन को कर पाना। तो अभी वो ट्रेंड चल रहा है ना कि यार आप ज्योग्राफी के सवाल सॉल्व कर लोगे, हिस्ट्री के कर लोगे, कल्चर के कर लोगे, परंतु पॉलिटी के सवाल इस तरीके के आ रहे हैं कि पॉलिटी के सवाल क्या नहीं होते, सॉल्व ही नहीं हो रहे, इतने बड़े बड़े लेंथी सवाल आ रहे हैं। और ना केवल अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं बट आर्टिकल के अलावा सब आर्टिकल और पूछ लिए गए, तो बहुत शानदार सवाल पूछे जा रहे हैं पॉलिटी से। तो इसका जो जवाब रहेगा, इसका दिमाग में रखना, ये जो कथन है ये बिल्कुल अपना कथन ये क्या है, सही है, परंतु ये जो सेकंड कथन है, ये सेकंड कथन अपना क्या है, गलत है। क्या है सेकंड कथन, ऐसे किसी प्रश्न में विनिश्चित करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार एक कार्य करेगा। तो इस प्रकार का कोई जवाब, इस प्रकार कोई उल्लिखित चीजें है ही नहीं हमारे उसके अंदर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये भी अपने पॉलिटी से रिलेटेड सवाल है और ये भी सवाल कैसे हैं सुनिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन नहीं है। धन विधेयक की परिभाषा, तो आप इसी मामला 199 अनुच्छेद में कौन सी परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ से भी एक आपका अपना आप में क्या बन रहा है, सवाल बन रहा है। क्या कह रहा है कि विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहरण, परिवर्तन या विनियमन का उपलब्ध करवाता है। ये बात सही है क्या, है ना। अगला सवाल देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनिमय का उपलब्ध करवाता है। दूसरा सही है क्या, तो इसका जो जवाब रहेगा हमारा बिल्कुल ये वाला जो जवाब है ये एकदम क्या है, सही, दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल की हम बात करें, देखिए ये जो सवाल है इस सवाल को आरपीएससी के द्वारा क्या माना गया, अपवाद माना गया था, और ये सवाल जो है ये क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। ये सवाल क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, दिमाग में रखिएगा। सवाल पढ़ लो एक बार कि राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों में पंचायतों पर कानून बनाए गए थे। ये सही है क्या, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी क्या इसमें सही है, ये स्टेटमेंट भी क्या इसमें सही है। अगले, बीकानेर राज्य में अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले ही 28 में लागू कर दिया गया था, तो अब ये अपवाद में चला गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन क्या गया, अपवाद में गया, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जो राजस्थान रत्न अवार्ड है इसे 2000 में सम्मानित किए, 2022 में सम्मानित किए जाने वाले कौन है, तो इसमें दिमाग में केसी मल्लू, कौन है बसा, केसी, कहाँ गए, केसी मल्लू। केसी मल्लू को राजस्थान 2022 में इस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अब मुझे जल्दी से बताइए कि इनके अलावा और किसे किसे राजस्थान अवार्ड दिया गया है ना, राजस्थान रत्न अवार्ड। ये चीज 2024 में ये अवार्ड किसको दिया गया था, 2023 में अवार्ड किसको दिया गया था। इस चीज को आप थोड़ा सा एक बार रिसर्च करके पढ़ना साथियों, ताकि एग्जाम यहाँ से सवाल आ जाता है तो अपन ये सवाल सॉल्व कर सके। अगला सवाल क्या है, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रही थी। तो ये जो पॉलिसी है प्रारंभ में कितने, तो दिमाग में ये जो पॉलिसी आई थी तो प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए ये रही थी। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया था, तो 1 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022। और कब तक रहेगी, तो ये दिमाग ना 1 सितंबर 2027 तक ये पॉलिसी क्या रहेगी, लागू रहेगी। इस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला देखिए, देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरा ओलंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं। तो देखिए ये सवाल जो है करंट अफेयर्स का सवाल है, और इस समय जो जवाब मांगा था वो दिमाग में ना, इस समय जो आरपीएस ने जवाब माना था अभी तक यहाँ तक 2 पदक क्या कर लेते, हासिल कर लेते। और इन्हीं को दिमाग में खेल रत्न अवार्ड से भी है ना, इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, खेल रत्न अवार्ड से भी इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अगले देखिए, अगला सवाल देखिए आप, ये सवाल भी अपने करंट अफेयर से रिलेटेड है, और इसका जो क्या सवाल कह रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है। राजस्थान में वन का जो कार्बन स्टॉक है वो कितना है, 110.77 मिलियन टन। कितना है, 110.77 मिलियन टन इसका जवाब रहेगा। करंट अफेयर्स का सवाल है, हालांकि ये सवाल बहुत पुराने हो गए हैं, तो अब आने के चांस अब करंट अफेयर्स के नए सवाल आएंगे, तो इन सवालों में इतना फोकस करने की अपना आवश्यकता नहीं है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अशिष्टा ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी थी। तो इसका जवाब क्या रहेगा, इसकी जो कुल रहेगी वो 21,979.23 इसकी कुल क्षमता थी। देखिए ये जो सवाल अब आप करो सर, ये सवाल ये जो सवाल है करंट अफेयर्स के सवाल है, और ये करंट अफेयर अपने 2 साल 3 साल पुरानी है, ये करंट अफेयर्स नहीं पूछी जाएगी। अब जो करंट अफेयर्स पूछी जा रही है वो 6 महीने पुरानी, और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग में एक सीरीज चला रखी है मैंने यूट्यूब पर, 7 महीने 7 अपने वीडियो। अब 7 वीडियो में आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर दे सकते हो। फरवरी और जनवरी की मैंने वीडियो डाल दी है, बाकी महीने की वीडियो भी आपकी 1-2 दिन में डल जाएगी साथियों। निम्नलिखित में कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2025 में शामिल नहीं है। देखिए राजीव गांधी जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें टोटल कितने खेल शामिल थे, 6 खेल शामिल थे। कितने खेल शामिल थे, 6 खेल शामिल थे। हॉकी था, वॉलीबॉल था, सॉफ्टबॉल था, खो खो था, कबड्डी था और टेनिस था।
परंतु इसके अंदर क्या नहीं था, इसके अंदर फुटबॉल नहीं था, फुटबॉल की जगह सॉफ्ट बॉल था, दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में राजस्थान किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? तो महिला निधि की घोषणा कौन से बजट में की गई थी? तो 22-23 वाले बजट में। कौन से? 22-23 वाले बजट में महिला निधि क्या की गई है? घोषणा की गई है साथियों। तो